फाइनेंशियल मार्केट ऐसी मार्केट जहाँ पे हम पैसे दे करके पैसे खरीदते हैं, यानी फाइनेंशियल यानी कि पैसों की लेन देन की बात जहाँ पे होती है, ऐसी मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। यानी कि जैसे वेजिटेबल मार्केट हो गई जहाँ पे आप पैसे दे के सब्जियाँ खरीदते हो, क्लोथिंग मार्केट जहाँ पे आप पैसे दे के कपड़े खरीदते हो, ऐसी ही एक फाइनेंशियल मार्केट होती है जहाँ पे आप पैसे दे करके पैसे खरीदते हो। कैसे, इसकी सारी जानकारी हम लेंगे अपने न्यू टॉपिक में जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज शिवानी। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट जो है क्लास 12 का। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। इसमें मैंने कुछ वेरी शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं, उन्हीं को टू द पॉइंट हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है जो कि है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नोट्स के बारे में फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग सीधे टॉपिक वाइज पढ़ते हैं और अपने चैप्टर को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ओके, ट्रेजरी बिल आपको बता दूं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा बिल, यानी कि देखिए क्योंकि हम लोग अब फाइनेंशियल मार्केट में ही सारा कुछ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक उसी का हिस्सा है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका पार्ट है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का। यानी कि आपकी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो टाइप्स की मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है, दूसरा कैपिटल मार्केट होती है। तो ट्रेजरी बिल आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, और जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे आपके शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, यानी और उनका जो शॉर्ट टर्म पीरियड का ड्यूरेशन होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रेजरी bills are instruments that are used by government for raising money from financial market। यानी कि ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये गवर्नमेंट रेज करती है, इशू करती है फाइनेंशियल मार्केट में जब उन्हें पैसों की, मनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो ये ट्रेजरी बिल के फॉर्म में जो है नाम से मार्केट में इंस्ट्रूमेंट इशू कर देती है, जिसे आम पब्लिक या कोई भी कंपनी खरीदती है एज एन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म पे, और फिर जब ये मेच्योर्ड हो जाता है तो गवर्नमेंट इसका पेमेंट कर देती है। इट इज़ इशूड एज ए प्रोमिसरी नोट विथ डिस्काउंट। ठीक है, ये प्रोमिसरी नोट के साथ इशू किया जाता है विद डिस्काउंट। ठीक है, प्रोमिसरी नोट से यहाँ पे मतलब ये है कि जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा तो जो भी इन्वेस्टर है वो इसका क्लेम करके पैसा, मैच्योर्ड अमाउंट क्लेम कर सकता है, उसको ऑन द मैच्योरिटी पेमेंट मिल जाएगा। हाँ, और इसकी खास बात ये है कि ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू होता है। जैसे मान लीजिए इसकी फेस वैल्यू है आपका 1000 रुपीज़। ठीक, 1000 रुपीज़ इसकी फेस वैल्यू, लेकिन जब ये मार्केट में इश्यू होगा तो ये आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट के साथ, चाहे 950 या फिर 900 या 980 वॉटेवर, इसी तरीके के कुछ डिस्काउंटिंग प्राइस पे इश्यू होगा। यानी कि जो आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा ट्रेजरी बिल को खरीदने के लिए, वो सपोज करिए 950 रुपये देना होगा, और जब ये मैच्योर्ड हो जाएगा तो आपको इसकी पार वैल्यू यानी कि जो फेस वैल्यू आपका 1000 रुपीज़ था वो पेमेंट हो जाएगा। यानी इसमें आपको जो है एज ए डिस्काउंट, मतलब जो आपको प्रॉफिट हुआ वो यही हुआ जो डिफरेंसिंग है। यानी कि आपका जो फिक्स्ड प्राइस था और इशू प्राइस है उसके बीच में 40 रुपये का जो फ़र्क है, 1000 का था और इशू हुआ 950 में, 950 रुपये का जो मार्जिन प्राइस है यही आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, द पर्पज ऑफ ट्रेजरी बिल इज टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसका पर्पज़ ही यही होता है कि गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म मनी की रिक्वायरमेंट है विद इन अ 1 ईयर वाली, वो इससे वो पूरी कर लेते हैं, क्योंकि जब ये इशू करते हैं तो मार्केट में हर कोई इसको परचेज करता है और उस डिफरेंस का फ़ायदा उठाता है, और गवर्नमेंट को भी जो उनकी नीड होती है उस थोड़े से पीरियड के लिए उन्हें मनी की, वो उनकी फुलफिल हो जाती है। इट हैज़ मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 364 डेज। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का है इसीलिए इसका जो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड है वो एक साल से कम का ही पीरियड होता है, यानी कि 364 डेज होता है। इट इज़ वन टाइप ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इसको हम ज़ीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं ट्रेजरी बिल को, क्योंकि इसमें कोई भी कूपन नहीं मिलता या कोई भी डिविडेंड ऐसा कुछ नहीं मिलता, बस खाली आपका जो इशू प्राइस है और जो है फिक्स पार वैल्यू है या फिक्स प्राइस है, उसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका बेनिफिट होता है, और इसके ऊपर आपको कोई भी ना इंटरेस्ट ना कूपन कुछ नहीं मिलता, इसीलिए हम इसको ज़ीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक्सप्लेन करिए वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द एनएसई। आपको एनएसई के वेरियस सेगमेंट्स को बताना है। एनएसई यानी कि आपका हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
ठीक है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है इनके बारे में बताना। तो 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड किया गया। पहला है आपका कैपिटल मार्केट सेगमेंट एंड सेकंड है आपका होलसेल डेब्ट सेगमेंट। ठीक, तो हम देखते हैं। दिस इज अ सेगमेंट इन विच एनएसई डील्स विथ इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर एंड ईटीएफ एटसेट्रा। मतलब जो आपका कैपिटल मार्केट सेगमेंट है, इसमें जो एनएसई है वो डील करता है बेसिकली, मतलब जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर और ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, ये सब में कैपिटल मार्केट डील करता है, या कह सकते हैं सेल परचेज होती है इक्विटी शेयर्स की, डिबेंचर्स की, यानी कि कंपनीज इसमें अपने इक्विटी शेयर्स इशू करती है, पब्लिक उसे परचेज करती है, डिबेंचर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है और ये खरीदती है। तो ऐसी मार्केट को हमने कैपिटल मार्केट सेगमेंट का नाम दिया है। ठीक है, ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक तरह से इसको कह सकते हैं ये बास्केट होता है लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी का। मतलब इसमें आपको मल्टीपल टाइप की सिक्योरिटी मिलती है। अगर आप ईटीएफ खरीदते हो तो उसमें आपने 2, 3, 4 या एक ईटीएफ खरीदा तो उसमें कई टाइप्स की सिक्योरिटी, कई कंपनीज के शेयर प्राइस उसमें लिस्टेड होंगे, नाम होगा। जैसे कि कह सकते हैं ये म्यूचुअल फंड तो नहीं होता है, लेकिन ये लाइक अ म्यूचुअल फंड उसकी तरह ही होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी जब आप खरीदते हो तो उसमें वैरायटीज होती हैं सिक्योरिटीज की, वैसे ही ईटीएफ भी होता है। ठीक है, और इसमें आपका केवल शेयर्स ही नहीं, आपके जो है स्टॉक्स भी आ सकते हैं, कमोडिटी भी आ सकते हैं और बॉन्ड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इनके कलेक्शन में। ठीक, कैपिटल मार्केट प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग ट्रेडिंग इन प्रॉपर एंड फेयर वे। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड करता है बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म, मतलब कि आप जहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हो, सब कुछ बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल होता है। आपको पता होता है क्या प्राइस है, परचेज प्राइस है, किस प्राइस पे हमें मिलना है, कितना हमें डिविडेंड मिलना है, क्या डिस्काउंटिंग है, ये सारा कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, फॉर कंडक्टिंग ट्रेडिंग इन प्रॉपर एंड फेयर वे, जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग बहुत ही प्रॉपर और अच्छे तरीके से कर सकते हो ट्रस्ट करके। और ये कैपिटल मार्केट स्टार्ट हुआ है नवंबर 1995 में। ठीक है, अब बात करते हैं होलसेल डेब्ट मार्केट की। दिस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज और फिक्स्ड इनकम। ये प्लेटफॉर्म जो है ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है डेब्ट सिक्योरिटीज में। ठीक, यानी कि जो भी उसमें हमने इक्विटी शेयर, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर की बात की कैपिटल मार्केट में, लेकिन ये जो होलसेल डेब्ट मार्केट है ये टोटली ट्रेडिंग करता ही है आपकी डेब्ट सिक्योरिटीज में। यानी कि डेब्ट सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटीज होती है जिसपे आपको जो भी रिटर्न मिलता है, जो इनकम होती है वो आपकी फिक्स्ड होती है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने डिबेंचर खरीदा तो उसमें रिटर्न जो है इन कंपैरिजन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब शेयर सिक्योरिटी, इसके कंपैरिजन में कम मिलता है, लेकिन वो फिक्स्ड इनकम होता है। कि अगर जैसे आपको बताया गया कि आपने 5 साल के लिए अपने डिबेंचर्स खरीदे हैं, उसका मैच्योरिटी टाइम 5 ईयर्स है, तो उस पर अगर 7% के रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये फिक्स्ड है। ये किसी भी मार्केट के अप एंड डाउन होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड इनकम की बात होती है होलसेल डेब्ट मार्केट में। दिस वॉज ऑपरेशनल फ्रॉम जून 94। देखिए, कैपिटल मार्केट आपका आया है नवंबर 95 से, और डेब्ट मार्केट जो है इन वर्किंग में आया, मतलब ऑपरेशन हो गया आपका जून 94, यानी कि कैपिटल मार्केट के आने से पहले ही। 2 पार्टीज आर प्रेजेंट इन द डेब्ट मार्केट विच आर पार्टिसिपेंट एंड द ट्रेडिंग मेंबर। इस मार्केट में 2 पार्टीज जो है प्रेजेंट होती हैं या अवेलेबल होती। पहली, एक तो आपके पार्टिसिपेंट हो गए, दूसरा ट्रेडिंग मेंबर। ओके, ट्रेडिंग मेंबर आर ब्रोकर्स हु आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएसई। ट्रेडिंग मेंबर में आपके बेसिकली ब्रोकर्स लोग आते हैं जो कंपनीज के बिहाफ पे आपको ट्रेडिंग मतलब जो है आपको डिबेंचर्स और डेट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और ये ब्रोकर वो होते हैं जिनको कि एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज करता है या सर्टिफाई करता है कि हाँ आप काम ये कर सकते हो। ठीक है, एंड पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? पार्टिसिपेंट्स आर दोज हु आर लुकिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज। ये वो लोग होते हैं जो कि सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते, यानी कि इन्वेस्टर। यानी कि आपके इस मार्केट में 2 पार्टिसिपेंट, एक ट्रेडिंग मेंबर हो गए, दूसरे हो गए पार्टिसिपेंट। ट्रेडिंग मेंबर में आपके ब्रोकर्स आते हैं और पार्टिसिपेंट जो कि इन्वेस्टर होते हैं। ओके, आइए लीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट एनी 2 रीजंस व्हाई इन्वेस्टिंग पब्लिक कैन एक्सपेक्ट अ सेफ एंड फेयर डील इन द स्टॉक मार्केट। आपको बताना है कि जो पब्लिक पैसा अपना इन्वेस्ट कर रही है स्टॉक मार्केट में, वो क्यों मतलब चाहती है कि उसका पैसा सेफ और सुरक्षित, तो उसके साथ जो डील हो स्टॉक मार्केट में वो फेयर डील होनी चाहिए, उसमें कोई भी फ्रॉड और जो है कोई भी ऐसा चीटिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक,
तो आपको ये बताना है पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एक तरह से आपको स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन बताना है सेफ्टी के, ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इन्वेस्टिंग पब्लिक कैन एक्सपेक्ट सेफ एंड फेयर डील इन स्टॉक मार्केट ड्यू टू दीज टू रीजन। इन दो रीजंस की वजह से पब्लिक जो है एक्सपेक्ट करती है कि मुझे सेफ और फेयर डील मिलनी चाहिए। The function of stock exchange is to protect the rights and interests of the investor। मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज का काम है वो काम ही यही है कि वो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर के राइट्स को और इंटरेस्ट को। जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किए पैसे, मान लीजिए उसने 10,000 रुपये की सिक्योरिटीज़ खरीदी, शेयर्स खरीदे। अब स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है कि उसके राइट्स को सिक्योर करना, ये ना हो कि कल को वो क्लेम करना चाहे डिविडेंड या फिर वो सेल ऑफ करना चाहे तो उसको वो राइट ही ना मिले, वो जो है कोई और उसका चीट करके फ्रॉड करके शेयर अपने नाम पे कर ले, ट्रांसफरेबल कर ले जो उसने नहीं राइट दिया। तो ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन देता है स्टॉक एक्सचेंज। ओके, इट शुड बी गाइडिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड एजुकेटिंग देम ऑन द वेज टू डील इन स्टॉक एक्सचेंज। ये इन्वेस्टर को गाइड करता है, एजुकेट करता है, प्रॉपर टाइम टू टाइम बताता रहता है कि कैसे आपको डील करना है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक, सेकेंड कह रहा है द फंक्शन इज टू डेवलप फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट बाय द इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व लाइक मर्चेंट बैंकर्स और ब्रोकर। और ये जो भी, और इसका जो काम है ये डेवलप करता है फेयर प्रैक्टिस और कोड ऑफ कंडक्ट, यानी प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन बताता है। और ये सब कुछ किया जाता है इंटरमीडियरीज जो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि इंटरमीडियरीज कौन इन्वॉल्व है आपके इसमें, मर्चेंट बैंकर हो गए, ब्रोकर हो गए, ये सारे जो है मेंबर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के जो डील करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनको प्रॉपर जो है प्रैक्टिस जो भी बताई गई है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको फॉलो करते हुए ही ट्रांजैक्शन करना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट विच इज़ टू बी ओपन बाय द इन्वेस्टर फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। मतलब कि जो बेनिफिशियरी ओनर होते हैं उनका कॉमन नेम क्या होगा कब, जब कोई इन्वेस्टर ट्रेड कर रहा है सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने जो है कंपनी ABC में 10,000 रुपये के शेयर खरीदे। अब उस शेयर को उनको राइट मिल गया 10,000 शेयर्स पे। ठीक है, तो इसका जो बेनिफिशियरी ओनर होगा वो कैसे मतलब वर्क करेगा, उसका क्या नाम होगा, उसके बारे में बताना है। बेनिफिशियल ओनर इज अ टाइप ऑफ अ पर्सन हु enjoys the ownership benefits even when the property title is in name of someone else। ओके, बेनिफिशियरी ओनर एक तरह का पर्सन ही होता है जो इंजॉय करता है ओनरशिप के बेनिफिट्स को तब जब प्रॉपर्टी उसके नाम ना हो तो भी। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हम हमारा जो घर है, नॉर्मली घर किसके नाम होता है, जब भी हमारे पेरेंट्स खरीदते हैं नया मकान या कुछ भी हाउस कोई भी जो है अपार्टमेंट लिया, तो बेसिकली या तो मदर के नाम पे होता है या फिर फादर के नाम पे होता है। ठीक है, मान लीजिए मदर के नाम पे, तो वो मेन ओनर तो मदर हो गई, लेकिन जो बेनिफिशियरी ओनर है उसमें आपके फादर भी कवर होते हैं और बच्चे भी कवर होते हैं। यानी कि उस घर से रिलेटेड कुछ ऐसे राइट्स हैं जो वो फादर बिना मदर के पूछे या कुछ भी उन्हें वो राइट्स मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर मकान का रिपेयर, रिनोवेशन, ये सब कुछ कराना है तो उनके पास वो बेनिफिशियली राइट्स है, उनको वो बेनिफिट्स मिले हुए हैं कि वो ये सब काम करवा सकते, छोटे मोटे कभी कुछ परचेजिंग करनी है घर के लिए या जो भी है, या किसी को इनवाइट करना या कोई भी प्रोग्राम फंक्शन होस्ट कराना है, तो वो ये सब कुछ बेनिफिट्स इंजॉय कर सकते हैं। भले ही प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो आपकी मदर के नाम है, बट वो ये डिसीजंस ले सकते हैं। तो ऐसे ही पर्सन को बेनिफिशियली ओनर कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, एनी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स हु हैव द पावर टू वोट और इन्फ्लुएंस एनी ट्रांजैक्शन डिसीजन। यानी ऐसा पर्सन, चाहे सिंगल पर्सन या फिर कई सारे ग्रुप ऑफ पर्सन, जिनके पास होता है पावर वोट करने का। यानी कि अगर उस पर्सन ए ने 10,000 शेयर खरीदे हैं तो जो उनका बेनिफिशियरी ओनर यानी उनसे रिलेटेड पर्सन जो होगा उसको भी राइट है कि वो कंपनीज में आए, मीटिंग्स अटेंड करे या फिर अपने वोट दे करके कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का मतलब चेंज कर सके, उसका भी डिसीजन लेना मैटर करेगा। ठीक है, कंपनी इन्फ्लुएंस होगी, फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम बेनिफिशियली ओनर करेंगे। या फिर इन्फ्लुएंस कर सके ऐसे किसी ट्रांजैक्शन के डिसीजन को। यानी कि मान लीजिए कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है
और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो है डिसीजन उससे मेंबर्स के हाथ में दिया है, तो मेंबर्स अपने वोटिंग पावर के बिहाफ पे उसमें अपना डिसीजन कह सकता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में अपना एग्रीमेंट देता हूँ या नहीं देता हूँ, वॉट जो भी उसका थॉट हो, ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। सच एज कंपनी शेयर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि भले ही उस कंपनी के शेयर उसके पास उसने डायरेक्ट परचेज किया हो या किसी इनडायरेक्टली, तब भी उसके पास अगर वो इन्फ्लुएंस करने का राइट है, तो ऐसे पर्सन को हम बेनिफिशियली ओनर कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम एनी टू डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर टू द ब्रोकर वाइल फाइलिंग अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको दो डिटेल प्रोवाइड करनी होगी ब्रोकर को जब आप क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। द इन्वेस्टर नीड्स टू प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स टू द ब्रोकर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पहला डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस और दूसरा पैन नंबर। मतलब ये एक तरह से मैंडेटरी है, जब भी आप कोई सिक्योरिटी परचेज वर्चेज कर रहे हो तो जो फॉर्म फिल करना होगा आपको, उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस अपना बताना है और पैन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के ऊपर बेस होगा एंड फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है, कमेंट जो है कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।